हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो यूपीएससी सीएसई 2026 का प्रीलिम्स नज़दीक आता हुआ। तो जैसा कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है, तो हम जो है प्रीलिम्स के हिसाब से जो है सब्जेक्ट को हम टारगेट करके पढ़ेंगे। और हमने पॉलिटी को जो है स्टार्ट कर दिया है। आज से हम जो है जियोग्राफी को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हम जियोग्राफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम प्रीलिम्स बेस्ड पढ़ेंगे। इसमें मेंस का रोल नहीं रहेगा। आपको समझने पर जो है ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और बात करें जैसा कि इस ज्योग्राफी से हम जो देखते आ रहे हैं, क्वेश्चन कितने आते हैं प्रीलिम्स में। वैसे तो यूपीएससी का कोई ट्रेंड फिक्स ट्रेंड नहीं होता है, आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन अगर हाल के वर्षों हम लोग देखें, तो हाल के वर्षों में हमें जैसा देखने को मिलता है, 15 से 20 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं पीटी में। तो 15 से 20 क्वेश्चन तो काफ़ी मायने रखते हैं भाई, क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको जो है ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज से जियोग्राफी। जियोग्राफी। जियोग्राफी प्रीलिम्स 2026। प्रीलिम्स को टारगेट करके पढ़ेंगे हम लोग। मेंस का रोल नहीं रहेगा यहाँ पर। तो पहले तो हम लोग जो है सिलेबस को देख लेते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या कहता है हमें पढ़ने के लिए, पीटी के लिए जियोग्राफी का जो सिलेबस है वो क्या है। तो पहले हम लोग सिलेबस पर बात कर लेते हैं। तो सिलेबस को हम जो है पहले अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। पहले हम जो है बांट लेंगे। यहाँ पर हम देख लेंगे फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी। उसके बाद हम देख लेंगे इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी। उसके बाद मैप बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स में आप लोग अगर देखेंगे पीवाईक्यू, तो आपको देखने को मिला होगा कि मैप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब इसके अंदर हम लोग बांट के देख लेते हैं। फिजिकल जियोग्राफी में अगर हम देखें, तो इसमें हम पहले देखेंगे भू भू आकृतिक विज्ञान। इसमें हम अलग अलग भागों में बांट लेंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, भू आकृतिक विज्ञान। उसके बाद हमें देखने को मिलता है इसमें जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान। और फिर समुद्र विज्ञान। और हमें देखने को मिल जाता है जैव भूगोल, बायो जियोग्राफी। और बात करें इंडियन जियोग्राफी की, तो इसे भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भौतिक भूगोल। भारत का भौतिक भूगोल, हिंदी में ही लिख दिया मैंने, भारत का भौतिक भूगोल। यहाँ पर दूसरी तरफ बांट लेंगे इसको। हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि सामाजिक आर्थिक, भारत का सामाजिक आर्थिक भूगोल। भारत का सामाजिक आर्थिक भूगोल। तो अब दोस्तों हम लोग इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने देखने को मिल जाता है सिलेबस में। तो अगर भू आकृतिक विज्ञान की बात करें, तो इसे इसे में हमें देखने को मिल जाता है सौर मंडल, जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल। और आगे बात करें तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है वो भी हमें पढ़ना रहता है इसमें। तो हो गया पृथ्वी की
आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आगे बात करें तो जो पृथ्वी जो चलती है, जो मूवमेंट करती है धरती, हमारा अर्थ का जो मूवमेंट मूवमेंट रहता है वो भी हमें पढ़ना रहता है, अर्थ मूवमेंट, भू संचलन। भू संचलन। और आगे बात करें तो हमें ये भी देखने को मिल जाता है इसमें जो चट्टान वगैरह रहते हैं, चट्टान। और बात करें तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो रहता है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे अभी आगे। अभी हम फिलहाल सिलेबस को देख रहे हैं। प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी और सुनामी, भूकंप, अपक्षय और अपरदन, अपक्षय और अपरदन, और महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन। और हमें देखने को मिल जाता है महासागरीय अधस्थलीय विकास, महासागरीय अधस्थलीय, करता यही लिख देता हूँ, अधस्थलीय विकास। तो ये सब टॉपिक हमें देखने को मिलता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या टॉपिक रहते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अगर यहाँ पर बात करें जलवायु विज्ञान में, तो इसमें हमारा जो वायुमंडल हो जाता है, वायुमंडल हमें पढ़ना रहता है, वायुमंडल। और आगे बात करें तो वायुमंडलीय दाब, कामा, वायुमंडलीय दाब, और जो दाब पेटियां रहती हैं, दाब पेटियां व पवन। और अगर आगे बात करें तो जो वायुमंडलीय आर्द्रता रहती है, वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है। और अगर आगे इसमें हम बात करें तो इसमें हमें ये भी देखने को मिल जाता है सूर्यातप एवं सूर्यातप और तापमान। और जो चक्रवात होता है, चक्रवात और प्रति चक्रवात, चक्रवात हो गया, प्रति चक्रवात हो गया। और हमें इसमें देखने को मिल जाता है जो वाताग्र रहता है। अभी आगे हम चर्चा करेंगे, इस पे बात करेंगे, फिलहाल अभी वाताग्र सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। वाताग्र और वायु राशियाँ जो हो जाती हैं हमारी, वायु राशियाँ, और आ जाता है इसमें हमारा वायु राशियाँ। ठीक है, इतना टॉपिक हमें देखने को मिल जाता है। समुद्र विज्ञान की अगर बात कर ले तो हम इसमें हमें देखने को मिल जाता है ज्वार, और ज्वार और जो हमारा महासागरीय जलधाराएं जो रहती हैं वो महासागरीय जलधाराएं, जलधारा प्रवाह हमें देखने को मिल जाता है। और लवणता और तापमान, इसमें एक और हमें देखने को मिल जाता है जलवायु का वर्गीकरण। अगर बात करें भारत का भौतिक भूगोल में, तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसमें हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं। भारत का भौतिक भूगोल जो हमारा हो जाता है,
इसमें हमें भारत का जो भौतिक विभाजन होता है वो देखने को मिलेगा। भारत का भौतिक विभाजन और भारत की जलवायु, और हमें इसमें क्या देखने को मिल जाता है, मृदा हो जाती है, वनस्पति और अपवाह तंत्र, जो नदियां हैं, नदी वगैरह, ये सभी हमें पढ़ना रहता है इसमें। अब भारत का सामाजिक आर्थिक भूगोल, इस पे भी जो है बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा हमें। तो इसमें हमें पढ़ना रहेगा भारत का सामाजिक आर्थिक भूगोल में ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन। सभी क्षेत्रों में हमें ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना है, जो मतलब करंट में रहता है, जो न्यूज़ में आते जाते रहता है, करंट में जो रहता है, जिसपे सरकार का जो है कोई प्रोजेक्ट वगैरह चलता रहता है, सरकार का ध्यान केंद्रित रहता है उस पे, उसके विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में, वहाँ पर अगर चर्चा है, करंट में है, तो वहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ता है। और बात करें तो परिवहन हो गया, और ऊर्जा, एनर्जी, और भारत का जो प्राकृतिक जो संसाधन हो जाते हैं, वो सब हमें इसमें पढ़ना पड़ता है। भारत के प्राकृतिक संसाधन, और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, कृषि उद्योग, कृषि उद्योग और जनसंख्या हो गई। ये सब हालांकि उतना महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, फिर भी तो सिलेबस में हम चर्चा कर लेते हैं। जनसंख्या, नगरीकरण। तो ऑलमोस्ट मैंने शायद, मेरे ख्याल से जितना टॉपिक है सिलेबस में जो जो दिया गया है, मेरे ख्याल से शायद मैंने सब आपको बता दिया है। तो आप लोग देख लीजिए, अभी यही हमारा जो सिलेबस है, अभी इसी के आधार पर जब जो है हम जो है स्टार्ट करेंगे, और इसी के आधार पर हम चलते आगे बढ़ेंगे। पहले इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस पे मैं जो है टिक लगा देता हूँ, और उसी को पहले हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, बाकी जो रहेगा उसको हम बाद में देख लेंगे। तो इसमें जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो जाती है, ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो प्लेट विवर्तन की चट्टान और ज्वालामुखी, सुनामी, भूकंप वगैरह हो जाते हैं, ये सब भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये अपक्षय अपर्दन भी ठीक ठाक आ जाता है। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। दाब पेटियाँ और जो पवन रहते हैं वो भी, और सूर्यातप तापमान भी जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर जलवायु का वर्गीकरण भी, और चक्रवात प्रति चक्रवात भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें तो बात करें तो लगभग सभी जो है इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर यहाँ पर बात कर ले हम, तो जो भारत का जलवायु हो जाता है, और जो हमें मृदा हो जाती है, अपवाह तंत्र, वनस्पति। तो मृदा फिलहाल उतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन कम आता है। भारत का जलवायु, वनस्पति, अपवाह तंत्र, ये जो है आप इसको टिक कर सकते हैं। इसमें हम देख लेते हैं, तो जो ऊर्जा, जो अगर मान लो करंट में है परिवहन का टॉपिक, तो वहाँ पर वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ऊर्जा भी, भारत के प्राकृतिक संसाधन भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सिलेबस पे हमने जो है चर्चा कर लिया, ये हो जाता है हमारा सिलेबस। तो दोस्तों ये यही सिलेबस है, इसी के आधार पर जो है हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप लोगों को अगर सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम जो है टॉपिक पर आते हैं। पहले हम जो बेसिक बातें हैं जो हमें आगे बार बार देखने को मिलेंगी, पहले हम बेसिक बातों को जो है पढ़ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी हमने
जो जियोग्राफी का जो सिलेबस होता है पीटी के लिए, तो सिलेबस को हमने देख लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक बेसिक बातें हैं पृथ्वी के बारे में, तो उन बेसिक बातों को हम लोग जो है देख लेंगे, उस पर चर्चा कर लेते हैं, ताकि अगर वो आगे आ जाए तो आप लोगों को जो है कन्फ्यूज़न ना हो। अगर जो आगे बार बार जो चीज़ें आने वाली हैं तो उनको जो है हम अभी कर लेते हैं, ताकि आप आगे जो है कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को। एकदम जो है बेसिक से चलेंगे, ताकि जो बिगनर है उनके लिए भी जो है उनको भी काम में आ जाए, उनको भी जो है समस्या ना हो समझने में। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी धरती है, जो हमारा अर्थ है, उस धरती के बारे में हम लोग जो है कुछ बेसिक बातों को जान लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे, जो धरती है हमारी, उसके बारे में हम लोग कुछ बातों को समझ लेंगे। तो हेडिंग दे लेंगे, ऐसे शीर्षक दे दीजिएगा, इंट्रोडक्शन अबाउट अर्थ। इंट्रोडक्शन अबाउट अर्थ। जो हमारी धरती है, पहले उसकी आकृति जो है, पृथ्वी की जो आकृति है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की आकृति जो है हमारी, वो कैसी है, उस पर बात करते हैं। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, आप लोगों को भी पता होगा कि जो पृथ्वी है हमारी, वो पूरी तरीके से गोल नहीं है, न ही वो अंडाकार है ऐसे, न ही पूरी तरीके से गोल है। पृथ्वी की आकार कैसा है उसको देख लेते हैं। जो हमारी धरती है पृथ्वी, उसका आकार कुछ यूं है। इसे हमारा ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो आप लोगों को भी पता होगा, इतना तो नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। जो बिगिनर है, हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं, ताकि जो बिगिनर है उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जो धरती की आकृति है कुछ इस तरीके से है। हम इस आकार को कहते हैं, हम लोग इस आकार को कहते हैं, जो धरती का आकार है, इस आकार को कहते हैं लध्वज गुलाब। लध्वज गुलाब, लध्वज गुलाब, या फिर इसे आप अपनी भाषा में संतरे के आकार का भी कह सकते हैं, क्योंकि दिखने में संतरे के जैसा ही है, तो संतरे का आकार का भी कह सकते हैं। तो ये मान लो केंद्र हो गया। अब हम कह रहे हैं कि जो धरती ऐसी है, हमारी पृथ्वी ऐसी है, पृथ्वी का आकार जो लध्वज गुलाब है, संतरे का आकार का है, पृथ्वी का जो शेप है संतरे के जैसा है, वो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि जो पृथ्वी जो है इक्वेटर पर जो है ऐसे उभरा हुआ है, और जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर ऐसे चपटी हुई, ऐसे धसी हुई क्यों है? तो उसका क्या कारण है, उससे बात करते हैं। तो धरती जो हमारी पृथ्वी की जो शेप है ऐसे संतरे के आकार का, उसका दो दो मेन कारण हम उसके पीछे मान सकते हैं। कि जो धरती उसके शेप है, जो दो बल लगते हैं इस पे, उन दो बलों का आउटपुट है कि धरती का शेप जो है ऐसा है। और वो दो बल कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका अपकेंद्रीय बल, और दूसरा जो है आप लोगों ने सुना भी होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। तो अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों बल हैं। इन दोनों बलों के कारण जो है धरती का जो पृथ्वी का शेप है कुछ ऐसा हो जाता है। इन दोनों बलों का आउटपुट है कि पृथ्वी का शेप ऐसा हो जाता है। उन दोनों बलों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लध्वज गुलाब, पृथ्वी की आकृति कैसी है? लध्वज गुलाब। इस शेप को हम लोग लध्वज गुलाब कहते हैं। इसका कारण क्या है कि लध्वज गुलाब पृथ्वी की आकृति है, उसका कारण क्या है? तो उससे भी बात कर लेते हैं। कारण, क्या कारण है? हमने बात किया दो बल लगता है इस पे, अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो इन दोनों बलों का आउटपुट है पृथ्वी का शेप कुछ इस तरीके से है। तो उन दोनों बलों को लिख लेते हैं। अपकेंद्रीय बल और दूसरा हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। अभी अपकेंद्रीय बल क्या होता है? हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो सकता है कुछ लोग पहली बार सुन रहे हो।
तो अपकेंद्रीय बल क्या होता है, जैसे अपनी ओर से ऐसा बल है, इसका गुण कुछ ऐसा रहता है, कोई भी वस्तु धूल कण चट्टान वगैरह होते हैं तो उनको अपने से जो है दूर की तरफ ऐसे अपने से दूर धकेलता है, अपने से दूर जाने के लिए ऐसे फोर्स करता है, ऐसे फोर्स करता है, अपने से दूर जाने के लिए फोर्स करता है, मतलब कि अपने से दूर धकेलता है उसको, वस्तुओं को जो है अपने से दूर धकेलता है अपकेंद्रीय बल। लिखना हो तो लिख लेंगे, अपने से दूर, ऐसे लिखेंगे, वस्तुओं को अपने से दूर धकेलता है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये तो सभी को पता होगा कि वस्तुओं को जो है अपनी ओर खींचता है, वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। तो अब देखो, इन दोनों बलों का आउटपुट ही है, इन दोनों बलों के कारण ही धरती का शेप ऐसे है। वो कैसे है उस पर हम बात करते हैं। जो धरती हमारी है उसका मूवमेंट कैसा, कैसे घूमती है, तो ये हो गया वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारी धरती जो है मूव करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो कुछ इस तरीके से जो है धरती मूव करती है। ये हमारा अक्ष हो गया, जिस अक्ष पर धरती मूव करती है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा इक्वेटर हो गया, इक्वेटर, इक्वेटर हो गया। तो अब ये जो अपकेंद्रीय बल है, जो कि वस्तुओं को अपने से दूर जाने के लिए फोर्स करता है, वस्तुओं को अपने से दूर धकेलता है, वो अपकेंद्रीय बल कहाँ पर लगता है कहाँ पर नहीं, उस पर बात कर लेते हैं। जो अक्ष हो गया, जिस अक्ष पर धरती से मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, इस अक्ष पर ये अपकेंद्रीय बल जो है नहीं लगता है। अपकेंद्रीय बल जो होता है, जैसे जैसे हम इस अक्ष से ऐसे दूर होते जाएंगे, अपकेंद्रीय बल जो है बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जो ये अक्ष हो गया, जिस अक्ष पर धरती घूम रही है, ऐसे मूव कर रही है, इस अक्ष से कोई तो ऐसी लाइन होगी ना बीच की, तो उस अक्ष से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है इस अक्ष से, तो अपकेंद्रीय बल उतना ही ज्यादा अधिक होता जाता है, चाहे इस साइड आ जाओ चाहे इस साइड आ जाओ। तो अपकेंद्रीय बल यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर तो अक्ष के पास ही है ना, तो यहाँ पर तो शून्य होगा। और जैसे जैसे हम अक्ष के दूर होते जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अपकेंद्रीय बल कहाँ होगा, तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा, अक्ष से सबसे ज्यादा दूरी यहाँ पर है, इक्वेटर पर। तो सबसे ज्यादा जो है अपकेंद्रीय बल कहाँ लगेगा, यहाँ पर, इक्वेटर पर। और अपकेंद्रीय बल का गुण क्या है, वस्तुओं को अपनी से दूर धकेलता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर उभरा हुआ क्यों रहता है। जो अपकेंद्रीय बल है सबसे ज्यादा यहाँ पर लगता है, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। और इसका गुण क्या है, वस्तुओं को अपने से, धूल कण चट्टान वगैरह को अपने से दूर धकेलता है। तो जो ये अपकेंद्रीय बल है वस्तुओं को कुछ इस तरीके से फोर्स करता है, भागो हमारे पास से भागो, तुमको हमारे पास आने के लिए कौन कहा। तो इस तरीके से जो है वस्तुओं को अपने से दूर धकेलता है, ऐसे फोर्स करता है वस्तुओं को, ऐसे चट्टान जो धूल कण वगैरह रहते हैं उनको ऐसे फोर्स करता है, ऐसे दूर जाने के लिए ऐसे फोर्स करता है। तो इसके लिए हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारा इक्वेटर है वहां पर ऐसा फूला हुआ उभरा हुआ क्षेत्र आ जाता है। लिखना है तो लिख लेंगे यहाँ पर, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल मैक्सिमम होता है यहाँ पर, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल मैक्सिमम होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा अक्ष की दूरी, अगर हम लोग सबसे ज्यादा देखें अक्ष से सबसे ज्यादा दूरी कौन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा दूरी पर है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो सबसे ज्यादा अपकेंद्रीय बल यहाँ और यहाँ लगता है, तो इसके लिए यहाँ पर उभरा हुआ क्षेत्र लगता है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, आप लोग के माइंड में आ रहा होगा, ये सवाल आ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का तो ये गुण है ना कि वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, तो जब ये अपकेंद्रीय बल वस्तुओं को ऐसे दूर धकेल रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे अपनी ओर खींच काहे नहीं ले रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल भी तो लग रहा है ना, तो यहाँ पर बैलेंस रहना चाहिए, उभरा हुआ क्यों हो जा रहा है। तो आप लोगों के माइंड में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें हम लोग बात करते हैं। जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, अब देखिए हमने क्या देखा, पहले तो इस अक्ष को हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया केंद्र, केंद्र हो गया हमारा ये,
अब गुरुत्वाकर्षण बल कैसा रहता है, कुछ इस तरीके से रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल जैसे जैसे हम जो है केंद्र से जितना ज़्यादा दूर होते जाएंगे, केंद्र से जितना ज़्यादा दूर होते जाएंगे उतना उतना जो है गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। हम जितना जो है केंद्र के पास रहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा। तो अब देख लो केंद्र से दूरी कहाँ है, ये दूरी देख लो, केंद्र से ये दूरी देख लो, ये दूरी देख लो केंद्र से, और ये दूरी देख लो। तो कौन सा देखने में ही पता चल रहा है, तो कौन सा दूरी ज्यादा है, ये दूरी ज्यादा है केंद्र से, ये दूरी कम है। तो देखने में ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर पिचका हुआ है, यहाँ पर उभरा हुआ है, तो केंद्र से ये दूरी ज्यादा है, केंद्र से ये दूरी ज्यादा है। और केंद्र से ध्रुवों पर हम देखें तो केंद्र से ध्रुवों की दूरी जो होती है वो कम हो जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगेगा, जहाँ ज्यादा दूरी पर जो है वस्तु उसको जो है ज्यादा तेजी से खींच पाएगा, या फिर जो उसके पास में ही है उसको जो है ज्यादा फोर्स लगाकर खींच पाएगा। उसका फोर्स कहाँ ज्यादा लगेगा, जहाँ उसके जो वस्तु उसके नजदीक में होगा गुरुत्वाकर्षण बल वहां ज्यादा जो है फोर्स अच्छे से लगाएगा। जो वस्तु उसके नजदीक में होगा उसको जो है पूरी तरीके से अपने पास खींच पाएगा ना। जो वस्तु जिससे थोड़ी दूरी पर है तो उतना उसका फोर्स कम लगेगा। तो यहाँ पर जो वस्तु चट्टान धूलकण वगैरह आ जाती हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींच नहीं पाता है। अपकेंद्रीय बल यहाँ पर भी सबसे ज्यादा होता है इक्वेटर पर। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है लेकिन अपकेंद्रीय बल ज्यादा होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है बैलेंस नहीं बना पाता है और यहाँ पर उभरा हुआ क्षेत्र आ जाता है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा अक्ष, जिस अक्ष पर धरती ऐसे नाच रही है। और हमने क्या किया, हमने बात किया अभी कि जो अपकेंद्रीय बल होता है अक्ष पर तो अपकेंद्रीय बल शून्य होता है, क्योंकि यहीं पर तो धरती ऐसे नाच रही है। और जिस अक्ष पर धरती ऐसे नाच रही है इस अक्ष पर जो है अपकेंद्रीय बल नहीं लगता है। तो ध्रुवों पर तो अपकेंद्रीय बल नहीं होगा ना, क्योंकि ये अक्ष के पास ही है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है ये भी बढ़ता है, तो यहाँ पर ऐसे उभरा हुआ क्षेत्र रहता है। अब देखो केंद्र से ये दूरी जो है ध्रुवों पर, जो ध्रुवों की दूरी जो है केंद्र से कम कम होती है। दूरी कम होती है तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा या फिर कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, सीधी सी बात है। गुरुत्वाकर्षण बल मैक्सिमम, तो देखो अब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है मैक्सिमम लग रहा है, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल मैक्सिमम लग रहा है और यहाँ पर न्यूनतम लग रहा है, क्योंकि ये दूरी ज्यादा है केंद्र से और ये दूरी केंद्र से कम है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है ज्यादा लगेगा। और गुरुत्वाकर्षण बल का गुण क्या होता है, हमने बात किया, जो है वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। तो अब ये गुरुत्वाकर्षण बल ने इसने कहा भैया तुम जा कहाँ रहे, हमारे पास आ जाओ। ऐसे जो है वस्तु को अपनी तरफ ऐसे बुला लिया। ऐसे गुरुत्वाकर्षण ने कहा कि हम तुमको दूर थोड़ी जाने देंगे, आओ हमारे पास आओ। तो ऐसे मतलब कि वस्तु को जो है अपनी तरफ खींचता गया, जो भी यहाँ पर धूल कण वगैरह चट्टान वगैरह रहते हैं उनको ऐसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पर धंसा हुआ क्षेत्र रहता है और यहाँ पर उतना ज्यादा काम नहीं कर पाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ के जो धूल कण वगैरह रहते हैं उनको उतना ज्यादा खींच नहीं पाता है। और यहाँ पर हमने बात किया अब केंद्रीय बल मैक्सिमम रहता है, तो इसके लिए वो दूर ऐसे धकेलता है वस्तुओं को, दूर से वस्तुओं को ऐसे दूर धकेलता है। यहाँ पर तो रहता नहीं है केंद्रीय बल, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो रहता है अपनी मनमानी करता है। इसको कहता है तुम यहाँ पर तो आओगे नहीं भैया, यहाँ पर हम ही रहेंगे, यहाँ पर हम इनको जाने नहीं देंगे, यहाँ पर हम खींच लेंगे इन दोनों को। तो गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर जो है वस्तु को अपनी तरफ खींच लेता है, यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर पाता, क्योंकि ये यहाँ पर रहता है अब केंद्रीय बल। ये कहता है हम यहाँ पर अपनी मनमानी करेंगे इक्वेटर पर। तो इसको कहता है गुरुत्वाकर्षण बल को कि अब केंद्रीय बल कहता है इसको कि आओ भाई होगा, तुम जो है यहाँ पर बहुत जो है फुदकते हो ना, यहाँ पर बहुत जो है उड़ते हो, यहाँ पर आओ फिर तुमको बताते हैं। तो अब केंद्रीय बल जो है यहाँ पर अपनी मनमानी करता है। यहाँ पर अब केंद्रीय बल जो है फोर्स रहता है मैक्सिमम रहता है, अधिकतम यहाँ पर भूमध्य रेखा पर रहता है। तो इसके कारण जो है यहाँ पर उभरा हुआ क्षेत्र हमें देखने को मिलता है और ये बल अब केंद्रीय बल यहाँ पर नहीं लग पाता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर अपनी मनमानी करता है। गुरुत्वाकर्षण फोर्स यहाँ पर ज्यादा रहता है, इसके लिए यहाँ पर धंसा हुआ क्षेत्र हमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पर उभरा हुआ क्षेत्र। तो आई होप मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि धरती की जो आकृति है, जो धरती की शेप है वो इस तरीके से है, उसका क्या कारण है, इन दोनों बलों का आउटपुट है, वो भी मैंने आप लोगों को विस्तार से समझा दिया। अब आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वाह, तो दोस्तों अभी हमने पृथ्वी का जो आकार रहता है, अर्थ का शेप रहता है, जो अर्थ का जो शेप रहता है उस पर हमने बात किया कि उसका शेप ऐसा क्यों रहता है। उस पर हम लोगों ने जो है
चर्चा कर लिया अच्छे से, आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा मेरे ख्याल से। तो अभी हम लोग देखेंगे पृथ्वी का जो अक्ष है, हम लोग कहते हैं ना, आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत मालूम होगा इसके बारे में, जो धरती का जो अक्ष है कुछ लोगों को पता भी होगा, वो ऐसे सीधा नहीं हो, थोड़ा सा झुका हुआ है। तो वो झुका हुआ उसके क्या कारण है ऐसे, और उसके झुका हुआ है तो वो उस पर भी हम लोग बात करते हैं, कितना झुका है कितना नहीं झुका है। तो देखेंगे पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। तो हमारी जो पृथ्वी है इसका अक्ष ऐसा सीधा नहीं है, वो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से। इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ थोड़ा। जो हमारी धरती हो गई है, गोल बन ही नहीं पा रहा है, थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं। जो हमारा ये, हाँ अभी ठीक है। ये हमारा हो गया अर्थ। तो अर्थ का जो अक्ष है, जिस अक्ष पर धरती ऐसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट धरती ऐसे, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ धरती ऐसे मूव करती है, तो वो इस अक्ष पर नहीं करती है। अगर जिसको नहीं भी मालूम होगा तो देख लीजिएगा, वो इस अक्ष पर जो है ऐसे मूव नहीं करती है, वो कुछ इस अक्ष पर ऐसे ऐसे मूव करती है। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, मान लो केंद्र हो गया। तो कुछ इस तरीके से धरती जो है यहाँ पर मैंने उभारा हुआ कर दिया, तो उसको ये जल्दी जल्दी में हो गया, कुछ इस तरीके से रहेगा। हाँ भी ठीक है। हम्म, तो जो हमारी धरती है जो ऐसे मूव करती है वेस्ट से ईस्ट, अगर उसके बीच में कोई तो अक्ष होगा ना, जिस अक्ष पर वो ऐसे मूव करती है, तो ऐसे वो अक्ष ऐसे सीधा नहीं, इस तरीके से धरती ऐसे मूव नहीं करती है। इस पर धरती हमारी ऐसे मूव करती है, इस अक्ष पर, इस पर जो है ऐसे 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 गोल 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 ऐसे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ इस तरीके से घूमती है। तो ये अच्छे झुकाव कितना है इस पे बात कर लेते हैं। ये झुकाव है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये झुकाव है। तो ये हमारा इक्वेटर हो जाता है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए बना दिया था इसे। हम्म, हाँ तो ये हमारा मान लो केंद्र हो गया। तो धरती का इक्वेटर मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से इक्वेटर हो गया। मैंने शायद ज्यादा ही ऊपर कर दिया, हाँ ठीक है। ये धरती का हमारा ये अर्थ का इक्वेटर हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया। तो जो हमारी धरती झुकी हुई है, जो अच्छी जो धरती का जो हमारे अर्थ का जो अक्षीय झुकाव है, जो हमारी धरती का अक्ष का झुकाव है, वो 23.5 डिग्री है। मतलब जिस अक्ष पर धरती ऐसे मूव कर रही है वेस्ट से ईस्ट की दिशा में, वो अक्ष का झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 66.5 डिग्री, हमारा इक्वेटर हो गया। तो अब ये धरती का ये अक्ष का झुकाव इस तरीके से क्यों आ गया, उस पर हम अभी बात कर लेंगे। तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ पोल हो गया, दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो धरती इस तरीके से 23.5 डिग्री, धरती का अक्ष का झुकाव जो 23.5 डिग्री है, वो फिक्स नहीं है 23.5 डिग्री। अगर हम लोग और गहराई में जाए तो
हमें ऐसा देखने को मिलता है, ये फिक्स नहीं है। ये मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना, जो चाक आप लोग देखते होंगे, जो दियली बनता है गांव में, जो दीपावली में यूज होता है, दीपावली में हम लोग खरीदते हैं दियली का, जो दियली इस आकार का रहता है, ऐसे करके, जिसमें हम लोग दिया जलाते हैं। तो वो दियली जो बनाने वाला कुम्हार रहता है, वो अपने चाक पे जब दियली बनाता है, तो आप लोग देखते होंगे उसका उसका भी एक अक्ष रहता है, वो भी ऐसे डगमग डगमग थोड़ा थोड़ा ऐसे डगमग डगमग करता रहता है ना। तो ये भी फिक्स नहीं है, ये भी 3.5 डिग्री पर फिक्स नहीं है, ये भी ऐसे डगमग डगमग ऐसे करता रहता है। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, 22.5 से 22 डिग्री 5 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट, ये 22.5 डिग्री से 24.5 डिग्री ऐसे मूव करती रहती है। ये जो हमारा अच्छा, हमारा अक्ष हो गया, ऐसे मूव करता रहता है 22.5 से 24.5 डिग्री ऐसे मूव मूव करता रहता है ये, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे डगमग डगमग होता रहता है। अब ये कितनों वर्षों में ऐसा हो जाता है, 22.5 से 24.5 डिग्री, इतना इतना रोटेशन होने में कितना टाइम लग जाता है, अगर उसकी हम बात करें तो इसमें टाइम लग जाता है आपको 42,000 वर्ष लग जाते हैं। 42,000 वर्षों में ये रोटेशन पूरा हो जाता है। तो ये रोटेशन 42,000 वर्षों में पूरा होता है, बहुत धीरे धीरे गति से होता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये जो इसे डगमग डगमग कर रहा है, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जलवायु परिवर्तन, मतलब ये जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। अब ये जो ऐसे डगमग डगमग कर रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है, इसका अगर हम इसके कारण की बात करें तो क्यों, या फिर इसका क्या कारण है, इससे बात करें तो जो अब हम देखते हैं, जो जल है हमारे आसपास, जो नदियाँ वगैरह रहते हैं, जल का इतना ज़्यादा जो दोहन हो रहा है विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में, जल का इतना ज़्यादा दोहन हो रहा है, जो हमारे जमीन के अंदर जो जल है उसका इतना ज़्यादा दोहन किया जा रहा है, कि उसके कारण जो है ये ऐसे डगमग डगमग ऐसे 22.5 से 24.5 डिग्री ऐसे मूव करते रहता है। तो इसका कारण क्या हो गया, विश्व के या फिर धरती के अलग अलग क्षेत्रों में, विश्व के अलग अलग, हाँ विश्व के अलग अलग, अलग अलग, दो बार लिख दिया था क्यों, अलग अलग क्षेत्रों में भूमिगत जल का, भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन, जो भूमिगत जल का दोहन हो रहा है उसके कारण ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे डगमग डगमग कर रहा है, जल का अत्यधिक दोहन। तो ठीक इसका क्या कारण है, उस कारण पर भी हमने बात कर लिया। और ये जो रोटेशन होता है 42,000 वर्षों में, जब ये यहाँ से यहाँ इतना आ जाता है, तो वो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। तो इसके कारण क्या होता है वो भी हमने बात कर लिया, और इसके कारण क्या होता है, मतलब ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इसके पीछे का क्या कारण है, उस पर भी हमने बात कर लिया। तो अब जो है मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ पर ये सब समझ में आ ही गया होगा, ये क्यों होता है। ये हाल फिलहाल में अभी करंट में आया था, कुछ महीने पहले करंट में आया था ये ऐसा क्यों होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो धरती इस तरीके से, इसका धरती का जो अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री से झुकाव है, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं क्यों है, कैसे होगा। धरती हमारी जो है प्रारंभिक दौर में ही ऐसे झुकी हुई थी, या फिर बाद में कुछ हुआ, कोई घटना घटी उसके बाद ऐसी हो गई। अगर हम प्रारंभिक दौर में देखें तो प्रारंभिक पृथ्वी, प्रारंभिक पृथ्वी हमारी, प्रारंभिक जो हमारी पृथ्वी थी उसका अक्ष का झुकाव ऐसे नहीं था, उसका अक्ष ऐसे था। प्रारंभिक जो हमारी पृथ्वी थी वो कुछ इस अक्ष पर जो है ऐसे मूव कर रही थी, लेकिन होता क्या है आगे चलकर, अब जैसे पृथ्वी हो गई इस अक्ष पर ऐसे ऐसे मूव कर रही है,
एक चट्टान से बड़ा सा रहता है, मंगल ग्रह के आकार का, लगभग उसी आकार में लगभग रहता है। इसको, इस आकार को हम थिया भी कहते हैं। थिया, थिया करके इस आकार को, इस चट्टान को कहते हैं। तो ये चट्टान जो है ऐसे आकर के टकराता है, कहाँ टकराता है, यहाँ पर, मतलब ऐसे तिरछा जो है इसने ऐसे टक्कर मारी पृथ्वी को, हमारे पृथ्वी को जो है ऐसे तिरछा टक्कर मारा, सीधा नहीं ना, तो यहाँ तिरछा टक्कर मारा। तो इसके कारण क्या हो गया, ये जो रोटेशन है थोड़ा सा ऐसे मूव हो गया, थोड़ा सा इस तरफ ऐसे मूव हो गया, इसने ऐसे तिरछा टक्कर मारा आकर के। जो थिया नाम का चट्टान था वो ऐसे आकर के इसको टक्कर मारा हमारी पृथ्वी को। तो पृथ्वी जो है ऐसे रोटेट रोटेट हो गया, 23.5 डिग्री जो है रोटेट हो गया। फिर इसका अक्ष जो हो गया कुछ इस तरीके से हो गया। इससे पहले सीधा था, इसने टक्कर मारा तो थोड़ा सा रोटेट हो गया, फिर उसके बाद से जो है ऐसे मूव करने लगा वेस्ट से ईस्ट की दिशा में। ये चट्टान था, इस टक्कर होने के बाद, ये जो टक्कर होती है इस चट्टान से पृथ्वी की टक्कर होती है, उसके बाद चंद्रमा का निर्माण भी हो जाता है। तो चंद्रमा का निर्माण तो ऐसे हुआ ही, हमारी जो धरती का जो पृथ्वी का अक्ष था वो अक्ष भी रोटेट हो गया, 23.5 डिग्री वो अक्ष भी रोटेट हो गया। जो हम आज देखते हैं ना, धरती का जो अच्छी अच्छी झुकाव है, धरती का जो हमारा अच्छी झुकाव है 23.5 डिग्री है। तो उसका कारण क्या था, वो थिया नाम का जो चट्टान था वो आकर के ऐसे तिरछा टकराया था। तिरछा टकराने के बाद जो है थोड़ा सा अच्छी झुकाव जो था, धरती का पहले अक्ष जो था सीधा था, सीधे ऐसे धरती मूव करती थी वेस्ट से ईस्ट की दिशा में। फिर ये टक्कर होने के बाद तिरछा टक्कर मारा तो ये जो है ये थोड़ा सा उधर की तरफ जो अक्ष था थोड़ा टेढ़ा हो गया, फिर यहाँ पर 23.5 डिग्री झुक गया, जो कि हमें आज देखने को मिलता है। और इसके बाद जो है चंद्रमा का निर्माण भी हो जाता है चंद्रमा का। तो आई होप दोस्तों आप लोग को यहाँ तक जो भी मैंने आप लोग को बताया बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आया होगा। तो फिलहाल मैंने अपनी पूरी कोशिश की। तो आज की चर्चा को जो है यहीं पर जो है स्टॉप करते हैं। आगे की चर्चा को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।